हेलो दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? आज हम फिर शुरुआत कर रहे हैं तीसरे टॉपिक की, जो हमने सीरीज़ 1 और 2 करवाई है। बहुत आपका अच्छा रिस्पांस रहा है हमारे चैनल पर, और अपने क्वेश्चन ही बहुत अच्छे तरीके से देखे हैं। मुझे आशा है कि आपने जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं आप सबने उसे पढ़ा है और आपको याद भी हो गया है। अगर आप इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो आप ज़रूर कोई भी गवर्नमेंट जॉब में आप लग सकते हो। बस आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, कभी छोड़ना मत, लगातार पढ़ते रहो। जब आपकी सफलता मिल जाए, जब आप छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक आपकी सफलता नहीं मिलती जब तक आप मेहनत करते रहो। अगर आप हम हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे हमें आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशनल मिलता है, जिससे हम आगे 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 और वीडियो पे बनाने को मजबूर होते रहें, जिससे आपको अच्छी तरह जानकारी मिलती रहेगी। चलो ठीक है, हम आगे अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कि क्वेश्चन नंबर है कि किसी भार यानी लोड के कारण सप्लाई वोल्टेज में अधिकतम कितना विचलन मान्य है। यानी अगर लोड के पूछ रहे लोड में कितना यानी टॉलरेंस मान्य है, 3% है, 12%, 10% या 5%। अगर लोड की बात कर रहा है, आपको उत्तर बताओ, नहीं तो हम बताते हैं आपको उत्तर। अगर लोड में बात कर रहा है तो है ये 3% का टॉलरेंस है। अगर सप्लाई वोल्टेज की बात करें, वो अगर लो वोल्टेज की तो अपने 5% है। 3% एक और का टॉलरेंस है, वो है अपने फ्रीक्वेंसी का भी 3% है। अगर लोड में वोल्टेज की बात करें तो भी 3% है। अगर सप्लाई की बात करें तो 5% है। तो इसलिए इसका आंसर नंबर होगा ए, 3% होगा। अगले क्वेश्चन ये यानी 3, अगर ए उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो देखो कि 1 एम्पियर घंटा किसके समान है, 3600 मिनट का, या 3600 कूलाम के, 3600 घंटे के, या 3600 जूल के। यानी 1 एम्पियर घंटा यानी 3600 कूलाम होता है। यानी 1 यानी 1 एम्पियर घंटा यानी 1 एम्पियर यानी होता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 60 सेकंड में 60 मिनट ही होते हैं। यानी 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। यानी 60 को 60 से कितना किया है, 3600। यानी ये 3600 एम्पियर का घंटा होगा। ये 1 एम्पियर घंटा बराबर होता है 3600 कूलाम, इसलिए इसका आंसर नंबर होगा बी। अब अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्या कहते हैं, किसी चालक पदार्थ की लंबाई 2 गुनी करने पर उसकी धारा क्षमता क्या होगी। 1/4 होगी, 2 गुनी होगी, आधी होगी, या 4 गुना होगा, बताओ। देखो, किसी चालक पदार्थ की जो लंबाई है, जो लंबाई को अपने 2 गुना कर दिया। पहले एक थी, अब 2 गुना करने पर है। अगर लंबाई हमेशा बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध हमेशा आधा हो जाता है। यानी लंबाई 2 गुना कर दिया, प्रतिरोध हो गया आधा, यानी 1/2। ये 2 ये ऊपर से चला गया। तो क्या होगा, इसकी धारा क्षमता 4 गुनी हो जाए। नहीं नहीं, ओह सुन, इसने कहा लंबाई अपने को 2 गुने की है, तो उसकी धारा यानी करंट पूछिए। अगर लंबाई पहले इतनी थी, अब लंबाई बढ़ गई, तो उसकी पहले करंट 4 जा रही था, अब उसकी 2 यानी अब उसकी आधी जाएगी। इसलिए इसका आंसर नंबर होगा सी, आधी। आपको सुनाई दे रहा, अब गैस सिलेंडर वाले आ गए, थोड़ी आवाज़ सुनाई देगी उनकी। चलो कोई नहीं, मैं अपना अपना काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्या कह रहे हैं, 2 मीटर लंबाई वाली तार का प्रतिरोध 80 ओम है। 2 मीटर तार का लंबाई का प्रतिरोध 80 ओम है। इसे वृत्त की आकृति में मोड़ा गया है। वृत्त के व्यास के 2 बिंदुओं के बीच का प्रतिरोध, यानी एक तार थी जिसकी लंबाई थी यह 80 ओम है। अब इस तार को मोड़कर वृत्त बना दिया गया है। फिर कहा है कि मोड़
वृत्त के व्यास के दो बिंदुओं के बीच, यानी यहाँ से स्टार्ट किया, यानी 80 मीटर लंबी तार थी, इसको मोड़कर दो बना दिया। ये अब यहाँ से अभी तो अब ये दो पैरेलल रास्ते बन गए, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, यानी प्लसियम। तो अब ये 40 ओम करेगा, ये 40 ओम का। अब ये इन दोनों को देखा जाए तो अब ये पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल में अगर दो यानी समांतर के अंदर दो प्रतिरोध है तो इसका फॉर्मूला होता है RT बराबर होता है R1 इंटू में R2 अपॉन में R1 प्लस में R2 होता है। ठीक है, अब बताते हैं R1 इंटू R2 में। तो अब इसका फॉर्मूला वो अपने करें तो देखो R1 इंटू R2 कितना 40 इंटू में 40 और 40 प्लस में 40 कितना, 4 को 4 से गुणा किया, 40 40 4 चौके 16, यानी ये 1600 हो गया। और 40 40 कितना आता है 80, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 यानी 20। यानी इस दो बिंदुओं के बीच का प्रतिरोध कितना हो गया 20 ओम हो गया, इसलिए इसका आंसर नंबर क्या हो गया बी 20 ओम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसी भी दिशा में कुछ गुणों वाले सर्किट को क्या कहा जाता है, एक द्विपक्षीय कहा जाता है, एक पक्षीय कहा जाता है, परिवर्तन परिवर्तनीय कहा जाता है, परिवर्तनीय। इसने कहा है किसी भी दिशा में अगर कोई एक दिशा बता देगा कि पूर्व दिशा में जा रहा है या उत्तर दिशा में जा रहा है या दक्षिण दिशा में जा रहा है या दक्षिण दिशा में जा रहा है, ये जो एक दिशा में जो जाते हैं ना ये हमेशा होते हैं एक पक्षीय होते हैं। अगर वह किसी भी दिशा में जा सके, इधर भी चला गया, पूर्व भी चला गया, पश्चिम में उत्तर भी चला गया, दक्षिण में, यानी किसी भी दिशा में अगर वो सर्किट कार्य करता है तो वो होता है द्विपक्षीय होता है, यानी वो दोनों दिशाओं में जैसे कार्य कर, जैसे होता है डायोड हमेशा एक दिशा और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो दोनों दिशाओं में कार्य करते हैं, जैसे अपने सिंपल भाषा में जैसे अपने प्रतिरोध भी होते हैं वो भी दोनों दिशाओं में कार्य करता है, इसलिए इसका आंसर हो गया द्विपक्षीय। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कि अगला क्वेश्चन है कि 100 वाट का लैंप 2 घंटे में कितना वैद्युतिक कार्य करता है। 100 वाट का लैंप 7200 जूल या 7,20,000 जूल या 720 जूल या 600 जूल। देखो पावर कितनी दे दी, ये पी कितने दे दिया 100 वाट दे दिया हैं, और टाइम कितना दे दिया 2 घंटे दे दिया। वैद्युतिक कार्य यानी डब्लू का फॉर्मूला क्या होता है पी इंटू में टी होता है। पी कितना दे दिया है 100 और टी कितना दे दिया है 2 घंटे दिया, ना कि 2 मिनट या ना कि 2 सेकंड दिया। तो 2 अगर एक घंटे में 60 मिनट होता है, 60 और मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। हमेशा अगर ये व्यतीत करें तो इसको समय को हमेशा सेकंड मिलेंगे। इसको इससे गुणा करेंगे, इन सबको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 7,20,000 जूल, जो वो आंसर जूल में आता है, इसलिए इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वह टर्मिनल जहाँ 3 या अधिक शाखा मिलती है वह क्या कहलाता है, संयोजन, टर्मिनल, एनोड या नोड। वह टर्मिनल जहाँ 3 बताए, जहाँ 2 बोलते हैं या 2 से अधिक बोलते हैं, 3 बोलते हैं, 3 से अधिक शाखा बोलते हैं, वो हमेशा होता है नोड, यानी जिसे कहते हैं जंक्शन। और टर्मिनल ये होता है एक तरफ से आई टर्मिनल जहाँ पे कई सारी तरह के रुक गई, ये से कहते हैं टर्मिनल, जैसे L1 L2 L3, और संयोजन को आपस में इस सारे को जोड़ देना, इसलिए इसका आंसर नंबर क्या होते हैं उसे कहते हैं नोड या जंक्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आदर्श चालक का प्रतिरोध, आदर्श इसका शून्य होता है, कम होता है, अनंत होता है या उच्च होता है। क्या आदर्श चालक में प्रतिरोध होता है, यानी आदर्श यानी कोई भी चीज़ एकदम प्योर शुद्ध है तो आदर्श चालक का प्रतिरोध हमेशा होगा शून्य। अगर आदर्श नहीं दिया था, सीधा पूछता अगर चालक का प्रतिरोध कितना होता तो होता अपने कहते हैं न्यूनतम।
इसने आदर्श शब्द दे दिया, आदर्श के लिए हमेशा शून्य है, तो कोई भी चीज़ कोई खपत नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक किया करो, एक लाइक कीजिए जिससे हमें और मोटिवेशन मिलता है। हमने एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिससे जो हम या जो मैंने पीडीएफ फाइल हमको बता रहा हूँ मैं आपको, ये सारी जो पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप जाके इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी इंफॉर्मेशन सूचना जो मिलेगी हम सबसे पहले आपको दे दी जाएगी इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि समांतर संयोजित दो लैंप में प्रत्येक की रेटिंग 100 वाट है, तो कुल शक्ति क्या होगी? 20 वाट होगी, 5 वाट होगी, 10 वाट होगी या 40 वाट होगी? देख, जो समांतर के अंदर जो पावर जो शक्ति होती है ना, पीटी, ये होगी P1 प्लस में P2। अगर जो समांतर में, अगर यही सीरीज में पूछता कि दो लैंप सीरीज में संयोजित है, उनकी पावर क्या होगी, तो फॉर्मूला हो जाएगा इनका P1 इंटू में P2 अपॉन में P1 प्लस में P2 हो जाएगा। जो अपने ये फॉर्मूला सेम टू सेम ऐसा लगता है प्रतिरोध के अंदर समांतर में। और इसके अंदर इसने इस क्वेश्चन में पूछा है कि समांतर में संयोजित दो लैंप है, इनकी रेटिंग क्या है? समांतर का फॉर्मूला क्या है? P1 प्लस में P2 कितना हो गया? 10 और 10 कितना होता है? 20 वाट हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किरचॉफ का धारा नियम तथा वोल्टेज नियम डैश क्रमश के सिद्धांत पर कहता है? आवेश ऊर्जा या आवेश पे, या आवेश या ऊर्जा पे, या आवेश या और आवेश पे, और या ऊर्जा पे। किरचॉफ का दो धारा नियम है, ये हमेशा आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और जो वोल्टेज नियम है हमेशा ऊर्जा संरक्षण। आपको पता है वोल्टेज एक रूप से दूसरे रूप में, जैसे ऊर्जा, उसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, वो उसे खत्म नहीं कर सकते हैं, समाप्त नहीं पूरा कर सकते, इसलिए वो एक रूप से दूसरे रूप रूपांतरित होते हैं। धारा का फॉर्मूला क्या होता है? आई बराबर क्या क्या एक बोलता है क्यू बराबर होता है आई इंटू में टी, आई बराबर क्यू बटा टी, वही है ये। धारा नियम हमेशा आवेश संरक्षण के सिद्धांत कार्य करता है, और वोल्टेज नियम हमेशा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि समांतर परिपथ में एक प्रतिरोध और संयोजित किया जाए तो कुल प्रतिरोध बढ़ेगा, कुल प्रतिरोध घटेगा, या कुल धारा घटेगी, या कुल चालकता घटेगी? समांतर में अगर एक और प्रतिरोध जोड़ देंगे तो हमेशा इनका कुल प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि समांतर में जो अधिक से अधिक, समांतर में जो कम से कम मान का प्रतिरोध होता है ना, उसका जो टोटल प्रतिरोध आएगा उससे भी कम मान का आएगा। जबकि सीरीज में इसका उल्टा आता है, सीरीज में ये होता है जो सबसे जो अधिक मान का प्रतिरोध उससे भी अधिक मान का प्रतिरोध आएगा, और टोटल करेंगे तो उससे भी अधिक मान का प्रतिरोध आएगा, जबकि समांतर में इसका उल्टा है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वोल्टेज स्रोत की टर्मिनल वोल्टेज स्रोत ईएमएफ से कभी अधिक नहीं हो सकती। सोर्स स्रोत ईएमएफ से सदैव ईएमएफ कम होता है, या सदैव ईएमएफ स्रोत ईएमएफ से अधिक होती है, या स्रोत ईएमएफ के सदैव बराबर होती है। वोल्टेज सोर्स हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से कभी अधिक नहीं होती। जो अपने सप्लाई दिए है ना हमें, उस जो उन अंदर जो उत्पन्न हो रही है वोल्टेज ईएमएफ, वो हमेशा सप्लाई वोल्टेज से कम ही होगी, अधिक नहीं होगी, इसलिए इसका आंसर नंबर होगा ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डीसी परिपथ में भार समान्यत होता है, इंडक्टिव होता है, कैपेसिटिव होता है, प्रतिरोधी है, इंडक्टिव कैपेसिटिव दोनों होता है। ये डीसी परिपथ की बात कर रहा है, जबकि एसी परिपथ के अंदर जो लोड हमेशा संभवतः वो इंडक्टिव भी होता है, कैपेसिटिव भी होता है, और रजिस्टिव, यानी तीनों होता है। तीनों में इंडक्टिव कैपेसिटिव रजिस्टिव तीनों होता है, जबकि डीसी में हमेशा प्रतिरोधी परिपथ ही होता है, इसलिए इसका आंसर होगा सी।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सीरीज संयोजित में 21 लैंप में से अगर 16वां लैंप ओपन हो जाए तो क्या होगा? कोई भी लैंप प्रकाशित नहीं होगा। 15वां लैंप प्रकाशित होंगे। अंतिम 5 लैंप प्रकाशित होगा या 16वें को छोड़कर सभी प्रकाशित होंगे। देखो सीरीज में क्या होता है, जैसे ये एक बल्ब होगा, ये 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 सारे सीरीज में ऐसे जुड़े होते हैं। ये ऐसे जोड़ा था, ये ऐसे करके ये, यानी सीरीज। अगर बीच में से अगर ये तार एक ओपन हो जाए यहाँ से, तो ये इसका रास्ता तो टूट गया, परिपथ पूरा नहीं बना, इसलिए कोई इसमें कोई सा भी लैंप कार्य नहीं करेगा। सीरीज में तो कोई भी लैंप प्रकाशित नहीं होगा। इसका आंसर नंबर ए होगा। अगर इसी की जगह अगर समांतर पूछ लेता, अगर 21 समांतर में संयोजित 21 लैंप, अगर 16वां लैंप ओपन हो जाए तो क्या होगा? जो ये 16वां लैंप है ना, इसको छोड़ देंगे, बाकी सारे लैंप ये कार्य करते रह गए। ये समांतर की बात हो जाएगी। सीरीज में तो कोई लैंप नहीं प्रकाशित होगा और समांतर में 16 को छोड़कर बाकी सारे लैंप जलते रहेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो कि 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किसी डीसी परिपथ में कितने प्रकार से संयोजित कर सकते हैं? 4, 8, 6 या 12? मैं आपको एक बात बताऊँ, देखो अगर अलग अलग ये मान के प्रतिरोध हैं, इसको अपने कितने प्रकार से, टोटल अपने 8 प्रकार से जोड़ सकते हैं। इसका आंसर होगा सी। अगर अलग अलग मान के हैं तो 8 तरीके से जोड़ सकते हैं। अगर समान मान के अगर ये प्रतिरोध होंगे तो इसे अपने 3 प्रकार से ही जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है 6 ओम 8 ओम के 2 प्रतिरोध सीरीज संयोजित है। 8 ओम प्रतिरोध पर 24 वोल्टेज ड्रॉप होता है तो सप्लाई वोल्टेज का मान कितना है? देखो ये दो सीरीज में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। ये एक तो है 6 ओम का, एक है 8 ओम का। जो यहाँ पर अपने जो वोल्टेज दे रहे हैं वो कितना है? वोल्टेज से ने बताया नहीं, सब वोल्टेज का मान पूछा है। यहाँ पूछ रहा वोल्टेज कितनी है, और इसने कहा है कि 8 ओम प्रतिरोध पर 24 वोल्टेज ड्रॉप है। 8 ओम पर 24 वोल्टेज ड्रॉप है। सीरीज में तो अब होता है जो करंट है वो हमेशा सेम रहती है, तो इसमें पहले अपने करंट गिनेगा। आई बराबर भी बटे आर। भी का मान कितना दे दिया है? 24। प्रतिरोध कितना है? आर। 8 या 24 यानी 3 एम्पियर। इस प्रतिरोध के अंदर 3 एम्पियर की धारा है, तो इस प्रतिरोध 6 ओम के अंदर भी 3 एम्पियर की धारा आ जाएगी। सीरीज में तो पता है हमेशा सेम रहता है। अब यहाँ पे अगर 3 एम्पियर दिखा दिया, 3 एम्पियर आ गया और 6 प्रतिरोध आ गया, तो इससे अपने वोल्टेज निकाल सकते हैं। बी का फॉर्मूला क्या आता है? आई इंटू में आर। आई का मान कितना आ गया? 3 एम्पियर, और प्रतिरोध कितना देर का? 6। 6 इंटू 3 क्या? 18 हैं। इसने कहा है तो सप्लाई वोल्टेज का मान कितना होगा? यानी यहाँ पे तो आ गई 18 वोल्टेज आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया? 24 वोल्टेज। 18 और 24 कितना आता है? 42। 18 और 24, 8 4 12 के 2 हासिल, 1 1 2 2 4, यानी 42 वोल्ट हो जाएगा। इसलिए आंसर नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किरचॉफ का धारा नियम केवल डैश पर लागू करता है? नेटवर्क जंक्शन पर, नेटवर्क के बंद लूप पर हैं, और दो ऑप्शन, या इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में या वैद्युतिक परिपथों में। किरचॉफ का धारा नियम हमेशा जंक्शन पर लागू होता है, इसलिए इसका आंसर नंबर होगा ए, जंक्शन पर लागू होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नोडल एनालिसिस आधारित है किरचॉफ के धारा नियम पर, किरचॉफ के वोल्टेज नियम पर, दोनों पर, या कोई नहीं है? नोडल को कहते हैं अपने जंक्शन। जंक्शन नियम किस पे लगाता है? हमेशा किरचॉफ के धारा नियम पे लगा होता है। और वोल्टेज नियम हमेशा दूसरे पे लगता है, इस पे नहीं आएगा। जो किरचॉफ वोल्टेज नहीं, किरचॉफ पर नोडल को कहते हैं धारा नियम पे, इसलिए आंसर नंबर होगा ए।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या 60 वाट 220 वोल्ट और 40 वाट 220 वोल्ट के दो लैंप 220 वोल्ट की सप्लाई से सीरीज में तो खुल सकती है, यानी सीरीज। ये सीरीज किस बारे में बात कर रहा है और पावर पूछ रहा है। सीरीज में बताया था ना, पी टी पावर का होता है, P1 इंटू में P2 अपॉन में P1 प्लस में P2। यानी यहाँ पे भी 220 वोल्ट, यहाँ पे 220, इसमें 220 से यानी इसका फॉर्मूला जगह 60 इंटू में 40 अपॉन में 60 + 40 कितना होता है 100। 1 0 6 का 24, यानी 24 वाट आ जाएगा। यानी सीरीज में कुल शक्ति कितनी आएगी 24 वाट। आंसर नंबर है सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका तापमान बढ़ जाता है, इसका कारण क्या है। धातु परमाणुओं के बीच आपसी टकराव करना, इलेक्ट्रॉन और परमाणुओं के संचालन के बीच टकराव, या इलेक्ट्रॉन के संचालन के बीच आपसी टकराव, या मूल परमाणुओं का चालन इलेक्ट्रॉनों की मुक्त के कारण होता है। अब द क्वेश्चन क्या बता, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। देखो ये कह रहा है, जब किसी चालक में विद्युत धारा को, मान लीजिए कोई चालक है कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर है, इसका कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा ही, चाहे 1 ओम 2 ओम 4 ओम 6 ओम जो भी होगा, इसका कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा। अब विद्युत धारा इसके अंदर अपने करंट दे रहे हैं करंट देंगे तो इसके अंदर तो ये जाहिर से कोई तार तो गर्म होगी तो ऊष्मा तो उत्पन्न करेगा ही। जब कोई चालक में प्रतिरोध है धारा दी जाए तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिसके कारण उसका तापमान बढ़ जाता है। ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसका तापमान बढ़ेगा। तो ये पूछ रहा है किसके कारण। इलेक्ट्रॉन तो चलते तो विद्युत धारा, और परमाणुओं के अंदर आयन तो होते हैं। ये होता है इलेक्ट्रॉन और परमाणुओं के संचालन के बीच ये आपस में ये टकराव करता है, जब ये धारा का प्रभाव होता है। इसलिए इसका आंसर नंबर होगा बी। अगला क्वेश्चन क्या है। यदि स्रोत धारा शून्य हो तो उस स्रोत टर्मिनल के आर पार वोल्टेज स्रोत कहलाता है। बंद परिपथ, खुला परिपथ, लघु में। इसने कहा है कि ये एक स्रोत धारा है, जैसे ये है, ये स्रोत धारा है। इसके टर्मिनल आर पार वोल्टेज, यहाँ पे मान लो अगर अपने 100 वोल्ट दिया है, ये यहाँ वोल्टेज ओपन होगी है, यहाँ पे तो अपने परिपथ टूट गया है, यहाँ पे तो पूरी अपने को 100 वोल्ट मिलेगी। मगर अगर करंट तो अपने को सुनने ही मिला, क्योंकि अपने कुछ पता ही नहीं क्या है यहाँ पे कितने एम्पेयर का लोड था ये। इसलिए धारा तो क्या ये खुला परिपथ बन गया था, ये खुला परिपथ कहलाता है, ओपन परिपथ है। बस इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छे लगे, ऐसे ही प्रीवियस ईयर के, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और आप देख लेना कभी भी किसी भी कंपटीशन का पेपर लेके आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। आप बस पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए लगातार, सफलता आपको ज़रूर मिल जाएगी। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। ओके, थैंक यू।